हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अब बहुत आराम से बैठे भी होंगे क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर समाप्त हो चुका है और प्रैक्टिकल भी लगभग सभी हो गए हैं। लेकिन आपको निश्चित होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो है सेकेंड सेमेस्टर का पेपर भी आपका अब होने वाला है और उसके लिए मात्र मान के चलिए आपके पास 1.5 माह का समय है। तो आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर के विषय में बात करेंगे। थोड़ा सा उसका हम सिलेबस समझाएंगे जिससे जो है आपको पूरा ये समझ में आ जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पेपर का नाम होगा राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि समय कम है इसलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस। आपको सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है परंपरागत राजनीति। परंपरागत राजनीति जैसा कि आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि परंपरा से जो मतलब कि सभी परंपराएं क्या होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं। तो इसमें हम राजनीति के विषय में पढ़ेंगे जो कि पहले से ही पुरानी राजनीति परंपरागत राजनीति, इसमें आप इसका अर्थ पढ़ेंगे किस प्रकार की होती थी, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका आता है आधुनिक राजनीति। तो आधुनिक राजनीति शब्द से ही आप समझ सकते हैं आधुनिक का मतलब मॉडर्न, तो यानी कि मॉडर्न यानी कि आधुनिक राजनीति वर्तमान समय की राजनीति। तो इसमें हम इसमें जो है राजनीति आधुनिक राजनीति के विषय में पढ़ेंगे या किस प्रकार से है इसके अर्थ जानेंगे और इसके विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक आपका है अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियाँ, तो इसमें अध्ययन पद्धतियों से मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे परंपरागत राजनीति पढ़ रहे हैं और आधुनिक राजनीति पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, अध्ययन की विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के विषय में पढ़ेंगे। तो अध्ययन की पद्धति जैसे वैज्ञानिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है या वर्णनात्मक पद्धति है, जो भी आपकी इसमें आपको अध्ययन पद्धतियों के विषय में पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है राज्य। तो राज्य के अंतर्गत आप इसमें राज्य का अर्थ है, परिभाषा है, उत्पत्ति है यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और प्रकृति क्या है राज्य की और उसका कार्यक्षेत्र क्या है। कार्यक्षेत्र से मतलब कि राज्य का क्या कार्य है अपनी जनता के प्रति, अपनी जो है जो उसकी जनता है उसका कार्यक्षेत्र क्या है राज्य का उसके प्रति, कि राज्य किस क्षेत्र में कार्य करता है, किस प्रकार करता है। और इसके अतिरिक्त राज्य के ही अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है और वह किस प्रकार कार्य करता है कि जिससे उसकी जनता अधिक से अधिक सुखी हो सके। तो ये आप लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है टॉपिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता। और ये सारे टॉपिक्स आपको लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब संविधान जब आप पढ़े हैं तो उसमें आप पढ़ चुके हैं। जैसे स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता आप मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता तथा संप्रभुता क्या है इन सब के विषय में गवर्नमेंट ने जब आपने पढ़ा है तो उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, लगभग आपका फर्स्ट पेपर से ही मिल कर जाता है। अगला आपका है कानून, परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण। कानून की मतलब कानून का अर्थ, कानून की परिभाषा और इसके स्रोत क्या है कि मतलब कानून बने कहाँ से, ये आपका कानून के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या है, प्रजातंत्र, यानी कि लोकतंत्र जो हमारे देश में इस समय शासन है यही प्रजातंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ, इसके प्रकार, इसके सिद्धांत, इन सभी के विषय में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला आपका टॉपिक है सरकार के स्वरूप। तो सरकार के स्वरूप में सरकार किस प्रकार होनी चाहिए, जैसे सरकार कई प्रकार से होती है। आपको मैंने पढ़ाया होगा जब आपने संविधान में पढ़ा है तो उसमें आपने ये पढ़ा है संघात्मक सरकार, अधिष्ठात्मक सरकार, संसदात्मक सरकार, है ना। तो शासन जो पढ़ा है तो वही इसमें हम सरकार के स्वरूप के अंतर्गत इसको मतलब विवरण विस्तृत रूप उसका जानेंगे कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था कौन सी होती है। अधिनायक तंत्र है ना, प्रजातंत्र है, इसमें हम सरकार के स्वरूप के अंतर्गत ये से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका है जनमत
और उसके बाद है राजनीतिक दल। जनमत से मतलब क्या है? जनमत जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, जनमत, मत मतलब विचार, जन मतलब लोग, यानी कि लोगों का विचार। हमें मतलब कि अपना जो मतदान का हमारा अधिकार है इसी जनमत के अंतर्गत ही आएगा। इसके अंतर्गत हम मतदान का जो है विषय में पढ़ेंगे। अगला आपका है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल का अर्थ है, परिभाषा है, राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपका दबाव समूह। दबाव समूह क्या होते हैं, इसके विषय में हम इस टॉपिक में जानेंगे। दबाव समूह वो होते हैं जो गवर्नमेंट्स में भाग नहीं लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसमें मतलब किसी भी दल के होते नहीं हैं, लेकिन सरकार पर दबाव डालकर अपने कार्य को करवाते हैं, ये दबाव समूह होते हैं। तो दबाव समूह के विषय में हम पढ़ेंगे, दबाव समूह क्या होते हैं और उनका अर्थ, परिभाषा और किस प्रकार जो है सरकार में के कार्यों में अपना हस्तक्षेप करते हैं। अगला आपका लास्ट टॉपिक है मताधिकार और निर्वाचन प्रणाली। मताधिकार से मतलब वही जो आपको मैंने जनमत में बताया है उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी। मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, तो इसमें आप मताधिकार का अर्थ समझेंगे, परिभाषा जानेंगे और मताधिकार किसको किसको प्राप्त है ये जानेंगे। अगला है आपका निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली में आप विभिन्न प्रकार के, जैसे कल राष्ट्रपति का चुनाव है या प्रधानमंत्री का चुनाव या मुख्यमंत्री का चुनाव है, तो इसमें निर्वाचन इनका किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रणालियों के विषय में जानेंगे। तो ये टोटल आपका बनता है सेकेंड सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र का सिलेबस की। आपको इसके अंतर्गत ये सभी बातें पढ़नी है। और अब हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति से आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ सकता है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन देखते हैं और उसकी मैं हेडिंग्स आपको बताऊंगी, उसके आंसर आपको जो है सुन के और उसको आपको खुद जो है समझ के लिख लेना है, या फिर आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो उससे आप तैयार कीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पहला टॉपिक आपका है परंपरागत राजनीति। तो पहला क्वेश्चन मेरा यहीं से होगा, परंपरागत राजनीति। जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, राजनीति विज्ञान का अर्थ बताइए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर लिखते समय सबसे पहले, जब हम आपको हमेशा बताते हैं बेटा कि आपको पहले किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसकी भूमिका लिखनी होती है, तो इसकी भूमिका में आप लिख सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो जैसे सामाजिक पक्ष है तो हम समाजशास्त्र में उसका अध्ययन करते हैं और आर्थिक पक्ष है तो उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। उसी तरह से मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भूमिका में इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं अर्थ। तो अर्थ में उसकी आप जो है पूरा अर्थ लिखेंगे। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस का हिंदी रूपांतर है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिस तथा साइंस, पॉलिटी तथा साइंस तथा, और जो कि यूनानी भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ है नगर तथा राज्य, और विज्ञान का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का अर्थ राज्य से संबंधित या नगर या राज्य के विषय में विशुद्ध ज्ञान, उसके विषय में जो राज्य से संबंधित उसकी पूरी नीतियों का बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान होना ही राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान का अर्थ समझ लेने के पश्चात आपको लिखनी है राजनीति विज्ञान की कुछ परिभाषाएं, जैसे इसमें डॉक्टर गॉर्नर की है, लीकॉक की है या जेम्स की है। तो कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं दो आपको याद करनी है। गार्नर के अनुसार है राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ ही होता है, और जेम्स के शब्दों में है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, तथा लीकॉक ने कहा है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। इस प्रकार से सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार से कुछ परिभाषाएं दी हैं राजनीति विज्ञान की।
और इसके बाद हम आते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति पर। बेटा जब भी किसी विषय की प्रकृति के विषय में बात होती है, प्रकृति के विषय में कहा जाए लिखने के लिए, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि वह विषय विज्ञान है अथवा कला। और राजनीति विज्ञान की प्रकृति अत्यंत ही विवादास्पद है, क्योंकि इसको विज्ञान तो कहा गया है, किंतु अधिकांश विद्वान इसे विज्ञान की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं है। जो विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं वे उसके पक्ष में तर्क देते हैं, और जो विद्वान इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं वे विज्ञान की विशेषताएं बताते हुए और इसको जो है इसके विपक्ष में तर्क अपना प्रस्तुत करते हैं। जैसे बकल है, काम्टे है, मैटलैंड है, ये सभी विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि विज्ञान जो है वह ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में संबंध स्थापित किया जाता है और जिसके निष्कर्ष और नियम सदैव शाश्वत रहते हैं। संक्षेप में यदि किसी विषय के पूर्ण ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, जिसके तत्व सदैव जो सार्वभौमिक होते हैं, सिद्धांत जो है निर्धारित होते हैं और निश्चित निष्कर्ष होते हैं। इस प्रकार से ये विद्वान जो है विज्ञान की निम्न विशेषताएं बताते हैं और अब इसके पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। वे अपना निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। क्रमबद्धता एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का अभाव, सर्वमान्य नियमों तथा तथ्यों का अभाव, निश्चित पारिभाषिक शब्दावली का अभाव, भविष्यवाणी संभव नहीं, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। इस तरह से जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं वे अब इसके विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, और जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं वे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे वे कहते हैं, उनका कहना है कि सुस्पष्ट, सुनिश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन, पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव, सर्वमान्य नियमों तथा सिद्धांतों की क्षमता, कार्यकरण में संबंध स्थापित किया जा सकता है और भविष्यवाणी करने की क्षमता। जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में हैं वे अपने निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं और वे राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। यदि देखा जाए तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि पदार्थ विज्ञानों की भांति पूर्णतः निश्चित न होने के बाद भी राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इस प्रकार आपका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। और आंसर लिखने के पश्चात आपको इसका 2 लाइन का निष्कर्ष जो मैंने बोला इस तरह से निष्कर्ष जरूर लिखना है, लेकिन जो मैंने हेडिंग्स बताई हैं पक्ष और विपक्ष में तर्क, इसको आपको डिटेल में अपनी टेक्स्ट बुक से तैयार करना है। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही। मिलेंगे फिर अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता देंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और फिर तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को भी महत्व दीजिए। जय हिंद, जय भारत।